जीत और हार हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मान लेना है या ठान लेना है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था, और आज हम देखने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस साथ में होती है, तो ये दोनों मिलके बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट कर। पहले तो हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ three things are written here. First is एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है। दूसरी चीज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो माइनस होता है प्रोसेस में। और इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन भी प्रोसेस में लूज होते, इलेक्ट्रॉन भी एलिमेंट जो है वो लॉस करता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस में ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है उसको अगर कोई एलिमेंट फेवर करता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी के भी जैसे एजेंट होते हैं ना, जो कंपनी के बिहाफ ऑफ में काम करते हैं, वैसे ही जो केमिकल सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को फेवर करते हैं, वैसे वाले एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आई हैव रिटन definition of oxidation agent, oxidizing agent. So oxidizing agents are chemical substances which take electrons or give oxygen or take hydrogen from other substances. तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी उसको लिख सकते हो। वंस अगेन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच टेक इलेक्ट्रॉन्स और गिव ऑक्सीजन और टेक हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन की। अभी हम देखेंगे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन से पूरा उल्टा होता है। यानी कि हमने ऑक्सीडेशन में क्या देखा था? ऑक्सीडेशन में देखा था ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जबकि रिडक्शन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन दूर हटता है, देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पूरा ऑक्सीडेशन से यहाँ पे हर एक चीज जो है उल्टी होती है। जैसे कि पहले देखा था O प्लस H माइनस E माइनस, यहाँ पे O माइनस H प्लस एंड E प्लस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट्स, वैसे आगे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बात की कि एजेंट कुछ काम करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट है जो बिहाफ ऑफ कंपनी काम करते हैं, वैसे यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरों का रिडक्शन करते हैं और खुद अपने आप में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस which give electrons or hydrogen or take oxygen from other substances. Dear students, आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो या पोज करके भी आप लिख सकते हो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखते हैं एक एग्जाम्पल।
कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, जब उसका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होता है तो बनता है Cu प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो था वो वैसे ब्लैक कलर का होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जैसे कि मैंने बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं कि जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं या फिर और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का काम भी वही है कि वो हाइड्रोजन को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, यानी CuO के पास वो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, Cu मतलब कॉपर। यहाँ पे कॉपर जो ऑक्साइड था उसमें से O निकल गया, कॉपर रह जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था उसके साथ ऑक्सीजन जॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर जो पहले ब्लैक कलर का था वो कौन से कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये दोनों प्रोसेस कुल मिला के क्या हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। एक था यहाँ पे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि H2 ने क्या गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया, और दूसरा CuO जिसमें से क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसको हम किस नाम से जानेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन। बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि Fe2O3 है, जो कि सॉलिड स्टेट में है, दूसरा है एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड जो है वो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रोल क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल है, यानी कि वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे देगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लेगा, यानी कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेगा, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। डियर स्टूडेंट्स क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एल्यूमिनियम जो था उसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, यानी कि उसका रोल क्या था, यहाँ पे उसका रोल था रिड्यूसिंग एजेंट का। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसीलिए ये प्रोसेस को हम कौन से नाम से जानेंगे, ये प्रोसेस को हम जानेंगे ऑक्सीडेशन के नाम से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो दूसरी प्रोसेस हुई है उसको हम कौन से नाम से जानेंगे, Fe2O3 में से क्या ऑक्सीजन निकल गया और क्या अकेला रह गया, आयन अकेला रह गया, इसीलिए इसको हम कौन से नाम से जानेंगे, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो एग्जाम्पल में तो हम लोगों ने देख लिया, ऑक्सीजन को लेके हमने दोनों ही प्रोसेस 1 बाय 1 देख ली। ऊपर की प्रोसेस में भी ऑक्सीजन जो था वो एक एलिमेंट्स के साथ, कॉपर के साथ जुड़ा हुआ था, वो निकल के हाइड्रोजन के साथ चला गया। वैसे ही हमने दूसरा एक रिएक्शन देखा जिसमें Fe2O3 लिया था और उसका ऑक्सीजन जो है एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया तो बन गया Al2O3। अब हम आगे देखते हैं एक अलग टाइप का एग्जाम्पल कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्ट प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल। Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। आप सब जानते हो सोडियम मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट होती है तो बनाती है NaCl, जो कि क्या है, यस हमारा खाने वाला सॉल्ट। तो यहाँ पे सोडियम मेटल जो है उसका रोल है रिड्यूसिंग एजेंट का, और Cl2 का जो रोल है वो क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ना हाइड्रोजन दिखता है और ना ही ऑक्सीजन दिखता है, तो ये प्रोसेस में होगा क्या,
तो देखते हैं ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझने के लिए हम देखते हैं सोडियम मेटल जो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि उसकी जो ऑर्बिटल्स है उसमें फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सेकंड में 8 एंड थर्ड में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये बीच वाला जो डॉट है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाजू में एस ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। अगर उसके बाहर की बात करूं, ये 1s ऑर्बिटल है, और उसके बाहर की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद 9th क्लास में आप KLMN शेल के बारे में पढ़े होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि 2n² एक फॉर्मूला होती है जो कि हर एक शेल की कैपेसिटी दिखाता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट सेल में कितने डॉट्स दिखते हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर का जो सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 8 + 2 = 10, बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टेट वाला रूल याद करो। ऑक्टेट वाले रूल में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करेगा, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उसका ऑक्टेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों सोचो। हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से इजी होगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो बिल्कुल सोडियम भी ऐसा ही करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी कि किसी को डोनेट करेगा और खुद बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, प्लस आयन बन जाएगा। इसीलिए उसको सोडियम को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर है। अब हम बात करेंगे जो इक्वेशन में हमने Cl को लिया था, अब Cl के एटॉमिक नंबर की बात करेंगे हम। तो Cl का एटॉमिक नंबर है 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 287, यानी कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये बीच वाला न्यूक्लियस है, उसके बाहर का जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाहर के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और उससे भी बाहर का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 7। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है 287, वैसे ही इसका अरेंजमेंट हुआ है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट्स? 1 इलेक्ट्रॉन कम है आउटर मोस्ट में, आप देख सकते हो ये वाली जगह जो है ये क्या है? वैकेंट है। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आउटर मोस्ट जो शेल है, या दूसरे वर्ड में अगर हम बोले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लोरीन एलिमेंट जो है वो हमेशा ट्राई करेगा कि उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल बन जाएगा। यानी कि उसकी टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोला जाता है, या फिर उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोला जाता है।
तो बात आई समझ में बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है Na, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम बच्चों, याद करो। आगे की डेफिनेशन मैंने जो मतलब पहले ये वाला वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन की। और अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से क्या होगा, उसका जो नेट चार्ज है वो यहाँ पे मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आप लोगों को बच्चों पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी जो नेचुरल एटम होते हैं उसमें जनरली प्रोटॉन्स के नंबर जितने होते हैं उतने ही नंबर्स इलेक्ट्रॉन के होते हैं, यानी कि P इज इक्वल टू ई। लेकिन यहाँ पे P इज इक्वल टू ई पहले था, कहाँ पे, यहाँ पे P इज इक्वल टू ई था, लेकिन क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास मिल गया है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिखाया है। समझ में आया बच्चों। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा साइन लिखा है, प्लस का साइन लिखा है। तो ये थे 3 एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के। तो डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ये नया टॉपिक है सीजन में आपके घर की कोई आयन की चीज अगर बाहर आप रख छोड़ोगे तो आप देखोगे कि 8-10 दिन के बाद उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाएगी। वो लेयर को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बोलते हैं ना भाई, आयन की चीजों को लोहे की चीजों को बारिश में बाहर नहीं रखना चाहिए, जंग लग जाएगा। तो हाँ, तो बिल्कुल सही, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं वो प्रोसेस को, रस्टिंग बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज अ मॉइस्चर्स, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड एक्सेट्रा, it is said to corrode and this process is called corrosion। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो वैसे का वैसा लंबे वक्त तक पड़ा रहेगा या उसका एक्सपोजर जो दिए हुए एलिमेंट के साथ होता रहेगा, तो धीरे धीरे वो रिएक्शन होके दूसरी प्रोडक्ट बन के उसका क्या होगा, कोरोजन होगा, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा, उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं, तो उसमें हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रस्टिंग का ही देख लेते हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया आप लोगों को। यहाँ पे आयन 4Fe प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2XH2O बन जाएगा Fe2O3 प्लस साथ में एक XH2O होगा, यानी कि हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रेटेड मतलब क्या, पानी वाला आयन ऑक्साइड, ठीक है। और वो क्या है, वही तो है रस्ट, जो कि दुश्मन है कोई भी आयन के ऑब्जेक्ट का, क्या है ये, दुश्मन है। जैसे कि अगर कोई ब्रिज की बात करें या आपके व्हीकल की बात करें, तो जब रस्टिंग होता है तो ये सारी चीज़ें जो है उसका लाइफ स्पान जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। मतलब कि अगर उसको हमें ये सारी चीज़ों से बचाना हो तो उसका हमें वो प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस होती है उसको रोकना पड़ेगा, और वो प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
ये बायोलॉजी की लैंग्वेज में भी बोला जाता है, जो कि अभी कोरोना, नोवेल कोरोना की जो महामारी चल रही है, तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो घर पे रहो, अपने आप को संभालो। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कॉपर जो है, कॉपर के ऊपर भी अगर आप वो कोई ऑब्जेक्ट को देखोगे जो लंबे समय से एयर में ऐसे ही खुला छोड़ के रखते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर का लेयर बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ग्रीन कलर का लेयर कुछ और नहीं है, लेकिन वो लेयर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। जब कॉपर मेटल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और H2O के कांटेक्ट में आता है, तब प्रोडक्ट बनता है CuCO3 CuOH ट्वाइस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। सिल्वर का एग्जांपल लिया है। सिल्वर के ऑर्नामेंट भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लंबे वक्त तक उसका यूज ना करते हुए अगर वो ऐसे ही खुली हवा में हम उसको छोड़ के रखेंगे तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। मम्मी को पूछ लेना आप, है ना। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन H2S के साथ, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिल्वर सल्फाइड मिलता है, जो कि होता है ब्लैक कलर का। और इसीलिए जो ऑर्नामेंट है वो काले दिखते हैं, या जो कुछ यूटेंसिल्स, कुछ लोग यूटेंसिल्स भी सिल्वर के यूज करते हैं, तो कैसे हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक और एग्जांपल, जो कि है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम को इसीलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रिवेंट करके आगे कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर ही खुद ही अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि आगे के कोरोजन को रोकता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए। अब कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ कि जिसके थ्रू हम रस्टिंग की प्रोसेस को जो है रोक सकते हैं। तो एक तो है पेंट करने से, कोई भी जैसे कि आयन के कुछ ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसके ऊपर हम पेंट कर दे तो क्या होगा, वो रस्टिंग वहीं पे रुक जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग से क्या होगा, ऑयल जो है वो एक लेयर जैसा बना लेगा, जिसके बाद वो ऑब्जेक्ट के साथ बाहर का जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट नहीं होगा। तीसरा टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर जिंक का एक कोटिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होता है कि हम लोगों ने पहले वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखा था, उसमें कुछ एनोड और कैथोड का जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वही होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जिससे निकल या क्रोमियम, दो में से कोई मेटल का एक पतला सा लेयर जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस के थ्रू लग जाता है, जो कि कोरोजन की प्रोसेस को फिर आगे होने से रोकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो वो है अलोइंग। अलोइंग तो आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है, व्हाट इज अलोइंग। सो बिल्कुल सही कि जब एक मेटल को किसी और मेटल के साथ मिक्स किया जाता है, एक मेटल को एक या दो तीन मेटल के साथ मिक्स करके जो मिक्सचर मिलता है उसको ही बोलते हैं अलोइंग। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ दिखाया है, लिखा है क्रोमियम और निकल या निकल और क्रोमियम दोनों अगर आयन के साथ मिला दे तो क्या मिल जाएगा हमें, आयन का अलॉय मिल जाएगा। और ये ही अलॉय जो है उसमें अगर हम
आयंस के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे फिर क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा बच्चों। तो ये थे प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ, वो है रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेंसिडिटी। और बच्चों ये वर्ड आप लोगों के लिए चाहे भले नया हो, लेकिन रेंसिडिटी का एक्सपीरियंस तो आप सभी ने किया ही होगा कि जैसे कि ऑयल ऑयल अगर बहुत पुराना हो और उसको ऐसे ही रख छोड़ा होगा और उसका जब यूज़ करते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो खाने में कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही फूड के कुछ पैकेट्स भी ऐसे हो जाते हैं, वो जो बहुत पुरानी प्रोडक्ट हो जाती है। अगर आपको कुछ वेफर्स वगैरह कुछ आप परचेस करते हो और वो बहुत पहले से बना के रखा होता है, तो टेस्ट में कैसा वो लगता है, खाने का मन नहीं करता है और उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल भी आती है बच्चों। बस वही है रेंसिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड आइटम्स गिविंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। और कुछ स्टेप्स हैं जो कि लेने से हम रेंसिडिटी की प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो है रेफ्रिजरेशन। तो कोई भी चीज़ को फ्रिज में रखने से क्या होगा बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो इस तरह से खाने की प्रोडक्ट को हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रिजर्वेटिव ऐड करने से। तो आप लोगों को बच्चों पता ही होगा कि पिकल जब बनाते हैं तब जनरली क्या होता है, जब मार्केट में से पिकल लाते हैं वो घर के बनाए हुए पिकल से टेस्ट में कुछ ज़्यादा ही खट्टा होता है। वो क्यों बच्चों, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है। ये वाला एक 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को प्रिजर्वेटिव वाला टॉपिक आता था चैप्टर में, ठीक है। तो आपको पता ही है कि प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि बिगड़ने से रोकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम भाई क्यों क्रिएट करने का, तो वैक्यूम इसलिए क्रिएट करने का कि वैक्यूम मतलब वहाँ पे एयर नहीं रहेगी। अगर एयर नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से रिएक्ट होगा और ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा। ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन के लिए अगर एयर ही नहीं रहेगी, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन किस चीज़ का होगा बच्चों। तो फिर यहाँ पे इस तरह से हम ये प्रोसेस को रोक सकते हैं। हाँ, वैसे तो आजकल सभी को जंक फूड खाना बहुत ही अच्छा लगता है और जनरली बच्चे जो हैं कुरकुरे खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, ये सारी चीज़ तो आप लोग भी मतलब खाते ही होंगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये वाला जो फूड पैकेट्स जो मिलते हैं, वो फूड पैकेट्स खोलने से पहले आप लोग जब उसको हाथ में लेते हो तो फ्लफी जैसा लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी भरा होता है साथ साथ में। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस जो है ये रेंसिडिटी की प्रोसेस को रोकेगा बच्चों। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। यहीं पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। और आप सभी से फिर से मैं एक बार बोलती हूँ कि अभी तक के जो जितने सारे वीडियो हैं उसको वापस एक बार देख लीजिए, ताकि आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाए। और सारे जो इक्वेशन हैं उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओ। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी डाल सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप
मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9374911007। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई व्हाट्सएप नंबर 9374911007। तो जाने से पहले आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगी, डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।